नमस्कार। रेडियो अड्डा के इस पॉडकास्ट में आप सभी का मैं मोनिका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वे बेहद खास है, खास करके कपल्स के लिए। आज हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और वो होलिस्टिक फर्टिलिटी केयर की फील्ड में एक डायनामिक कपल हैं। उन्होंने हजारों जिंदगियां बदली है अपने डेडिकेशन और नेचुरल थेरेपी के जरिए। सारी दुनिया उन्हें होलिस्टिक फर्टिलिटी इंस्पायरिंग कपल्स के रूप में जानती है। आज हम उनसे डिटेल में इस बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारे कपल हमारे बीच मौजूद है वो है हील 360 के ऑनर और वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है हम सभी के लिए। तो चलिए जोरदार स्वागत करते हैं डॉक्टर ताहिरा खालिदी और मिस्टर सज्जाद का, जो कि एक कपल होने के साथ साथ सारी दुनिया में फैमिलीज़ के लिए उम्मीद की एक रोशनी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ताहिरा और मिस्टर सज्जाद हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो आपसे होगा कि फर्टिलिटी के जो रूट कॉज हैं जो आजकल कपल फेस कर रहे हैं उसके रूट कॉज क्या है और क्या डीपर इमोशनल इसमें रोल प्ले करता है या फिर कुछ और कॉज है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग यूजुअली समझते हैं कि जो भी कॉज है फर्टिलिटी का वो सिर्फ मेडिकल और फिजिकली होता है जी। लेकिन अक्सर अगर हम लोग ने डीप डाइव अब तक हम लोगों ने जैसे आपको बताया कि 1600 प्लस कपल्स को अभी तक हेल्प किया है कंसीव करने में नेचुरली, तो हमने जाना है कि अदर देन दिस फिजिकल इश्यूज इमोशनल इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं जी। राइट। तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा है, वो लोगों का स्ट्रेस लेवल्स कैसे हैं, दोनों वर्किंग है राइट और कब प्लान कर रहे हैं, अपनी शादी हो रही है 30s के बाद प्लान कर रहे हैं, तो ये इश्यूज भी बहुत ज्यादा आते हैं राइट। तो अदर देन एक फिजिकल इश्यूज हमने देखा है कि इमोशनल इश्यूज भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं जी। तो उसके ऊपर भी काम करना बहुत जरूरी है, जो कि नॉर्मल हम लोग नहीं करते नॉर्मली। ठीक है जी सर। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपको ऐसे कितने केसेस मिले हैं जहाँ उनके जो फिजिकल टेस्ट होते हैं वो तो बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन उसके बाद भी जो कपल है वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं? जी, ऑनेस्टली हमारे पास हर महीना ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे कपल्स बोलते हैं कि डॉक्टर्स ने कहा कि आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है जी, लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन एग्जैक्ट रूट कॉज उसका पता नहीं चल रहा। तो हर महीना ऐसे केसेस आते हैं, लेकिन हमारे जो होलिस्टिक अप्रोच है हम लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, क्योंकि मेडिकल टर्म में से हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं, मतलब कि कुछ रीज़न ही नहीं है आपको जिससे आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। लेकिन हम जब होलिस्टिक अप्रोच में देखते हैं तो हमारे हिसाब से देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। यहाँ पे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो पहली बात करती हैं कि हम रिपोर्ट्स जब देखते हैं तो उसके नॉर्मल रेंज क्या है जी। जो नॉर्मल रेंज होते हैं वो इट्स एग्जैक्टली लाइक हमारे जो एग्ज़ाम के पासिंग मार्क्स होते हैं, लाइक पासिंग मार्क्स एंड डिस्टिंक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल आप मॉर्फोलॉजी को देख लीजिए, स्पर्म की अगर मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो इट इज़ लाइक पासिंग मार्क इज़ 4%, लेकिन ऑप्टिमम लेवल उसका अगर हम देखेंगे तो इट शुड बी 8 to 10% जी। एंड अगर AMH की अगर बात करेंगे तो AMH भी आपका एक रेंज बताते हैं कि अगर 1 2 है 3 है तो इट्स गुड फॉर यू, लेकिन उसके बिहाइंड द फैक्टर क्या है, आपको स्ट्रेस कितना है, कितना एंजाइटी है, एंड आपका लाइफस्टाइल किस तरीके से बिगड़ा हुआ है, आप रात में सो रहे हो या नहीं, गैजेट्स कितना यूज़ करते हो, ये सारे चीज़ें देखना पड़ेगी, तभी जाके हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी को ढूंढ पाएंगे। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल ठीक है आपने। सर मैं थोड़ा ऐड कर जी बिल्कुल कि एक हमारे केस थे जो कि UAE से हैं वो जी। तो वो केस ऐसे थे कि शी वाज हरसेल्फ अ गायनाकोलॉजिस्ट। ओके। तो वो 3 साल तक ट्राई करे एंड डॉक्टर्स बोल रहे थे उनको कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है आपको, कि पता ही नहीं चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। ओके। डिस्पाइट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी उनको दिया गया क्लोमेड, लेट्रोजोल ऐसे दवाइयां दी गई जो कि एक्चुअल प्रोटोकॉल में नहीं देनी चाहिए। ओके। जो अगर मेडिकल प्रोटोकॉल में देखें अनएक्सप्लेन्ड, क्योंकि आप फिजिकली फिट हो, आपका एग रिलीज हो रहा है, एग मैच्योर हो रहा है,
स्पर्म अच्छे हैं, हर चीज अच्छी है, तो आपके ऊपर कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा वेट करना है, 1 साल 2 साल, उसके बाद डायरेक्टली आप IUI या IVF जा सकते हो। ये यूजुअली मेडिकल प्रोटोकॉल है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट उनको लेना पड़ा, राइट। लेने के बावजूद उनको 3 से 3.5 साल हो गए थे शादी को, एंड उसके बाद भी नहीं हो रहा था। तभी हमारे बारे में पता चला एंड हमारे से कंसर्न लिए, एंड द मोमेंट शी स्टार्टेड, विदिन 3.5 month वो लोग कंसीव करे। वाह, क्या बात है, बहुत खूब सर। मेरा जो अगला सवाल होगा वो ये कि आजकल का जो यूथ है उसमें स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी बहुत कम होती जा रही है, तो इसके क्या रीज़न आप बताना चाहेंगे? तो देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम पिछले 40 साल अगर देख लें, 40 साल से लेके अभी तक हम लोग अगर रिव्यू करें, तो पता चल रहा है कि 50% ऑफ स्पर्म्स नीचे जा रहे हैं जी, कंप्लीटली डाउन होते जा रहे हैं। 50% कम हुए हैं मेल में जी, तो ड्रास्टिकली डाउन हो रहा है, नो डाउट। तो इसमें अगर आप सोचे कि आपको नॉर्मली पता है कि कॉज है कि फूड जैसा खाना गंदा हो रहा है, अपना जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं जी, और क्लॉथिंग जो है, कपड़े जो पहन रहे हैं वो टाइट क्लॉथिंग है और कंटिन्यूअसली बैठ रहे हैं, स्टैटिक रह रहे हैं, तो ये सारे चीजें हो रही है। ये अपना लाइफस्टाइल है नॉर्मली जिसे बोलते हैं। तो इसके साथ साथ मैं ऐड ऑन करूंगा, नॉर्मली जो हम लोग इग्नोर करते हैं, ये सारे चीजें जो है हर एक को पता है कि खाना गलत खा रहे हैं, फूड सही नहीं है, एक्सरसाइज करनी चाहिए अपने को, ये सारे चीजें हर किसी को पता है, लेकिन फिर भी उस पे अमल नहीं करते हम लोग, राइट। तो अब इससे हटके जो यूजुअली पिछले 10 साल में 15 साल में जो ज्यादा हो चुका है वो है कि अपना सेलफोन यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है जी। एंड सेलफोन यूसेज में सिर्फ सेलफोन यूसेज नहीं आता, उसके रेडिएशन इफेक्ट नहीं करते। उसके अंदर आप देख रहे हैं, जब से इंटरनेट इजी हो गया, इजी टू एक्सेस सेलफोन स्मार्टफोन जब से आ गए, तो पोर्नोग्राफी भी बहुत ज्यादा हो गई, राइट। उसका इफेक्ट भी स्पर्म पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है, राइट। क्योंकि वो डेप्थ में मैं फिर जाऊंगा होपफुली ये सेशन में, लेकिन ये सारे चीजें जैसे रेडिएशंस हो गए या आपका सेलफोन यूसेज, सेलफोन एडिक्शन, रिलेशनशिप, हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप जो हो रही है, उसका जो सोशल मीडिया इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे वहां से हम लोग देख रहे हैं ऐसा होना चाहिए रिलेशन, बिल्कुल, तो वो चीजें भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल आपसे वही था कि पोर्नोग्राफी का जो मेल पे क्या असर पड़ रहा है, और आपने क्या कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर पोर्नोग्राफी की वजह से लिबिडो या उनका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है? तो जी, तो ये तो अक्सर बहुत केसेस आते हैं जी। जब भी हम लोग हस्बैंड वाइफ के साथ कंसल्टेशन लेते हैं जी। तो उसमें खुल के बता नहीं सकते हस्बैंड्स। जब मैं अलग से उनसे बात करता हूँ तो मुझे जानने का मौका मिलता है उन लोग को कि हम डेप्थ में जाते हैं कि क्या एडिक्शन है, शादी से पहले आपने क्या किया, शादी के बाद भी क्या वो कंटिन्यू हो रहा है, ये सारी चीजें। तो हमें पता चलता है कि दे आर स्टिल इनटू दैट, इन्वॉल्व हैं। तो आजकल आप अगर माहौल देखें नॉर्मली, तो सेल फोन का यूसेज इतना हो गया है कि हम लोग बाथरूम में तक सेल फोन लेके जाते हैं। अगर लिफ्ट में भी है तो लिफ्ट में मतलब कि 1 या 2 मिनट तक भी हम लोग खाली नहीं रहते। बिल्कुल। वी आर इन अ हैबिट कि स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो ऐसी हैबिट में अपने को एक एडिक्शन भी लग गया है। मेल्स को इतना एडिक्शन हो गया है कि वो पोर्नोग्राफी देखते हैं। तो सबसे पहला नुकसान पोर्नोग्राफी का यही होता है कि आप एक चीज से इरोज नहीं होते हो जी, राइट। तो जब भी आप देख रहे हो, मल्टीपल वीडियोस देखते हो, उसके साथ साथ वहां पे रुकते नहीं हो, इसके साथ साथ आप मैस्टरबेशन भी करना पड़ता है, राइट। तो ये सारा इम्पैक्ट आपके लिबिडो के ऊपर भी पड़ रहा है और वन पार्टनर के ऊपर आप स्टिक नहीं हो पा रहे, उससे एरोज नहीं हो पा रहे, आपको वीडियोस देख के ही एरोज होना पड़ रहा है। तो ये गलत चीज हो रही है बहुत। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये हो रही है कि आप बार बार करोगे, मैस्टरबेशन करोगे, ऐसे चीजें करोगे तो आपका मन ही नहीं लगेगा वाइफ के साथ। तो आपका जो पीरियड है, एक्चुअल पीरियड, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि आपको ओव्यूलेशन के टाइम पे इंटरकोर्स करना पड़ता है, जस्ट इमेजिन कि वो दिन आपने मैस्टरबेशन कर लिया तो वो दिन आपका दिल ही नहीं करेगा, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सारे चीजों की वजह से वो जो पीरियड है ओव्यूलेशन का क्रूशियल पीरियड, वो टाइम पे आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, बिल्कुल एंजाइटी इशू आ जाएंगे। तो ये सारे इश्यूज भी देख रहे हैं, विच इज प्रैक्टिकल, और कोई बात नहीं कर रहा है ये चीज पे।
जी, हर कोई सिर्फ ये ट्रीटमेंट पे लगा है कि लो स्पर्म काउंट को बढ़ा कैसा दें, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कैसे सॉल्व कर दें, कोई दवा ले लें जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो, लेकिन साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा चीजें। बिल्कुल सही कहा आपने। इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है इतने ओपनली। और एक और इशू है कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो क्या ये रिलेशनशिप का ही इशू है या फिर इसकी वजह से फर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, डेफिनेटली मैं ये चीज को कहना चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली ये दिखने के लिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, लेकिन प्रैक्टिकली मेडिकली अगर देखें आप जी, तो अगर ये प्रॉपर इरेक्ट नहीं हो रहा है तो आपका स्पर्म रीच होना, पार्टनर के अंडे तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ओके, आप जी, सीमेन एनालिसिस कर लीजिए, सारे रिपोर्ट नॉर्मल आएंगे, जी, राइट। वो नॉर्मल आने के बावजूद आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका स्पर्म रीच नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो प्रॉपरली इरेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। एंड ये सारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू जो है ना, जैसे मैं आपको बताया, इससे बहुत ज्यादा लिंक है इमोशनली। इसमें मल्टीपल कॉजेस होते हैं। देखिए, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होना आपके पीनिस तक, राइट, आपका साइकोलॉजिकल हो सकता है, आपका पोर्नोग्राफी एडिक्शन हो सकता है। तो ये सारे चीजें मिलके अलग अलग वैरायटी के होते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मगर मेजरली अगर हम लोग होलिस्टिकल अप्रोच लें इसको और हर एक पार्ट पे वर्क करें, ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर भी और आपके साइकोलॉजिकल के ऊपर भी, तो हमने देखा है कि इसका रिवर्सल पॉसिबल। बिल्कुल। एक और बात है कि जो टीआरटी लेने वाले लोग हैं उनका जो स्पर्म है वो 0 होता है, तो ये क्या अवेयरनेस कम है या क्या है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ऑब्वियसली अवेयरनेस कम है। वो लोग जो भी यंग होते हैं, यंग बच्चे होते हैं, अपनी बॉडी बनाने के लिए जी, ये चीजों में बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं। बिल्कुल। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर इंजेक्शंस ले लीजिए, या स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन बोलते हैं इसको शॉर्ट टर्म में, राइट। या फिर आप बोल सकते हैं ऐसे ब्रांड के प्रोटीन्स जो कि अच्छे नहीं है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड होते हैं प्रोटीन जी। जो भी जिम को जाते हैं तो पहली चीज अपने को यही मिलती है कि प्रोटीन ले लेना है। अगर जल्दी बॉडी बनाना है तो ऐसे इंजेक्शन में अपने यंग जनरेशन इन्वॉल्व है जी, तो उनको पता नहीं चलता। बाहर से देखने में तो बॉडी सारी चीज बनी होती है जी, बिल्कुल। बाद में जब वो कंसेप्शन के लिए आते हैं तो उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू होती है और ये समझते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है शायद मेरे कोई न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, तो वो सारे सप्लीमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मल्टीविटामिन ले लिया, कोई विटामिन डी ले लिया, ये सारे सप्लीमेंटेशन, लिस्ट ऑफ ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स, यही चीज पे खाते रहते हैं, जिसका और ड्रास्टिक इफेक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर। तो कंप्लीटली नहीं लेना है, क्योंकि आजकल जितना एजोस्पर्मिया बढ़ रहा है, एवरी मंथ केसेस आ रहे हैं 0 स्पर्म काउंट जी, बिल्कुल। तो वो केस में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है, मेडिकल टर्म में देखें तो किसी और का अंडा लेके आप करें। तो थोड़े थेरेपीज होते हैं कि आप प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं चेक करते हैं, टेसा टेस्ट होता है, वो आपके बायोप्सी करके इंजेक्ट करके चेक करते हैं कि अंदर से प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है मेडिकली कि वो उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और आईवीएफ के थ्रू करते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर आप डोनर के पास ही जाना पड़ेगा। तो वैसे केसेस भी हमारे पास आते हैं। तो नॉट एवरी केस वी विल बी एबल टू सॉल्व, बट उसमें भी 30 to 40% केसेस एजोस्पर्मिया के हम लोग सॉल्व कर पाए, रिवर्स कर पाए। एंड उसी का एक केस है रिसेंटली जो हुआ था कि उनके पास 0 स्पर्म थे और हमारे पास ज्वाइन हुए वो प्रोग्राम एंड इट वाज मॉर्फोलॉजी 0, एवरीथिंग वाज 0। तो हमारे पास ज्वाइन हुए और विद इन जस्ट 5.5 months दे वर एबल टू कंसीव। ओके जी सर। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आजकल लड़कियों में पीसीओएस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या वेट है, शुगर है या फिर कोई और रीज़न है? जी, तो देखिए पीसीओएस हर किसी को हो रहा है आजकल। पहले ये कॉमन नहीं था जी। तो हम जब भी पीसीओएस की बात करते हैं तो लोग ब्लेम डालते हैं कि आपका वेट बढ़ गया है एंड आपको अंदर से कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, इसीलिए आपको पीसीओएस हो रहा है। लेकिन ये पीसीओएस क्यों हो रहा है, इसका मेन रूट कॉज क्या है, लाइक आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है, आपका वेट क्यों बढ़ा है, ये भी देखना ज़रूरी है। तो इसके भी
काफ़ी सारे कारण होते हैं। तो अगर हम इसमें डेप्थ में जाके देखें तो पहला जब हम रीज़न देखते हैं तो वो हमारा होता है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। आजकल जो आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक सीडेंट्री लाइफस्टाइल है जी। हम बैठे हुए रह रहे हैं, ज़्यादा हमारी वॉकिंग तो छोड़िए कि हम उठ के जाते भी नहीं हैं कहीं पे जी। एंड गैजेट से भरे हुए हैं, हमेशा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना, लैपटॉप्स पे रहना, और आजकल हमारी जॉब्स भी डेस्क जॉब हो गई हैं, वो भी रीज़न है। एंड आपका जो खाना पीना है, जो हम उसे कहते हैं कि हार्मोन डिसरप्टिंग फूड, जो आपके हार्मोन्स को डिसरप्ट करते हैं जी। जो यूजुअली आप अगर बाहर देखेंगे तो आजकल स्विगी जोमेटो हो गया है, ठीक है। एंड औरतें आजकल पकवान करना पसंद नहीं कर रही घर में, एंड यूजुअली हर हफ्ता आप बाहर जाते हो, खाते हो, या फिर वीक में 2 बार कभी स्विगी जोमेटो आ जाता है। फिर इसमें जो खाना होता है अल्ट्रा प्रोसेस फूड, रिफाइंड कार्ब्स और शुगर और एक्सेस डेयरी, ये सारा रीज़न है कि आपको PCOS होने के चांसेस है। इसके अलावा आप देख रही हैं कि लड़कियां काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं जी। आप पर्सनल लाइफ को लेकर, जॉब को लेकर, पहले जितना स्ट्रेस था वो अभी अब हम कंपेयर करेंगे तो वो हाई लेवल पे है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह भी है कि PCOS बहुत बढ़ रहा है। तो हमें ये देखना चाहिए कि आपको PCOS किस रीज़न की वजह से है। क्या आपका लेट नाइट हैबिट आपका एंड आपका फूड का प्रॉब्लम है, या फिर स्ट्रेस का। अगर आप कुछ मेडिसिन ले रही होती हो, लाइक प्रीवियसली पीरियड्स रेगुलर करने के लिए आप कुछ पिल्स लेते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स का मिसयूज़ करना, इसके रीजंस की वजह से भी PCOS बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल मैम एंड्रोपेरोसिस और हाइड्रोसल्फिंग्स, ये कंसेप्शन में क्या कुछ प्रॉब्लम करते हैं? इससे कंसेप्शन में कुछ प्रॉब्लम आती है? जी, एंडोमेट्रियोसिस और हाइड्रोसल्फिंग्स, ये दो ऐसे मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है औरतों में। पहली तो बात समझना ये चाहिए कि एंडोमेट्रियोसिस है क्या। जैसे कि आपकी बच्चेदानी है, जिसे हम यूट्रस कहते हैं, तो एवरी मंथ उसमें एक लाइनिंग फॉर्म होती है ताकि बच्चा जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट हो सके। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस में ये हो जाता है कि वो जो लेयर है वो एवरी मंथ लेयर पे लेयर फॉर्म होने लगता है विदाउट शेडिंग, वो निकलता नहीं है, जिसकी वजह से आपका यूट्रस थिक हो जाता है। इम्प्लांटेशन जाहिर सी बात है कि नहीं होगा जी। तो इसमें ये ट्रीटमेंट देते हैं कि आपको एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो निकाल देते हैं। ओके। आपको लैप्रोस्कोपी के ज़रिए या फिर कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर के ज़रिए कुछ मेडिकेशन दे देंगे ताकि थोड़े से आपके हार्मोन एस्ट्रोजन है वो डाउन हो जाए। लेकिन समझना ये चाहिए कि ये लाइनिंग क्यों फॉर्म हो रही है। क्योंकि हम जो प्रोसीजर करते हैं उसके बाद भी सेम कंडीशन होगा। एंड विदाउट ट्रीटिंग द मेन कॉज, लाइक जो इन्फ्लेमेशन की वजह से एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है, जो सूजन हो रही है अंदर, हम उसको अनएड्रेस कर रहे हैं। तो अगर हम इसको एड्रेस कर लें, और आपने बोला कि हाइड्रोसल्फिंग्स देखिए जो नाली होती है जहाँ पे स्पर्म एंड एग मीट करते हैं जी। हाइड्रो मतलब कि पानी, वाटर, वहाँ पे अगर लगातार इन्फ्लेमेशन, सूजन की वजह से इन्फेक्शंस हो जाए और वही लगातार इन्फेक्शन की वजह से पानी भर जाए जी, तो क्या होगा, जब स्पर्म अंदर आने की कोशिश करेगा तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा जी, जिसकी वजह से कंसेप्शन नहीं हो पाता। तो इसका इलाज अगर मेडिकली देखेंगे तो क्या होगा कि दोनों ट्यूब्स को क्लिप कर देंगे एंड डायरेक्टली IVF, नेचुरल कंसेप्शन इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन हमारे पास ऐसे कई केसेस आए हैं जहाँ पे हाइड्रोसल्फिंग्स भी था, ट्यूबल ब्लॉकेजेस भी थे। हमने इसका रूट कॉज क्लियर किया, जो कि रूट कॉज जो इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, लाइफस्टाइल फैक्टर, स्ट्रेस, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सारे चीज़ें, प्लस जैसे कि इन्होंने बताया कि आजकल रिलेशनशिप में भी इफेक्ट आ रहे हैं, वो भी फैक्टर्स हैं, उनको भी पकड़ के ट्रीट करना ज़रूरी है। हम कहेंगे कि हाइड्रोसल्फिंग्स में इसका क्या लेना देना रिलेशनशिप में जी, एंडोमेट्रियोसिस में इसका क्या लेना देना। लेकिन जब हम होलिस्टिकली देखते हैं तो ये जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, ये सिर्फ अंडा और स्पर्म की बात नहीं है, ये आपका माइंड, बॉडी, सोल, ये तीनों एक दूसरे से जब कनेक्टिविटी टूट जाती है तब जाके आपको इनफर्टिलिटी आती है। तो हमारा मेन एम ये है कि हम लोगों को सिखाते हैं कि आपका माइंड, बॉडी एंड सोल कनेक्शन में आना है, ताकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, माइंड के अलावा भी सबकॉन्शियस माइंड होता है जो हर चीज़ आपका संभालता है, जैसे कि हार्मोन्स रेगुलेट करना। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हो और पार्टनर के साथ आप अटैचमेंट नहीं है, आपका इमोशनली आप अटैच नहीं हो और स्ट्रेस हद से ज़्यादा ले रहे हो, तो ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। देखिए,
वजह एक ही है, लेकिन प्रॉब्लम्स के नाम अलग अलग है, चाहे वो एंडोमेट्रियोसिस होने दीजिए, ट्यूबल ब्लॉकेज होने दीजिए या PCOS। अगर हम होलिस्टिकली ये सारे चीज़ों को पकड़कर इसका ट्रीटमेंट करें तो डेफिनेटली नेचुरल कंसेप्शन इज़ पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वही आपसे अगला सवाल था कि ऐसे केसेस, जैसे आपने भी बताया कि दोनों ट्यूब ब्लॉक थी, तो ऐसे केसेस आपने किए हैं ट्रीट जहां आप कंसेप्शन हुआ है दोनों ट्यूब ब्लॉक होने के बाद? क्योंकि कई ऐसे व्यूअर्स हैं जो ये कहते हैं कि भाई दोनों ट्यूब ब्लॉक है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक बात होती है उनके लिए। जी, काफ़ी सारे कपल्स निराश हो जाते हैं कि ट्यूब ब्लॉकेज हो गया। देखिए, हर किसी के बस में नहीं होता कि मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्ट करें। जी, कोई डरता है, किसी के फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, और किसी किसी को एक तरीके की एंजाइटी होती है कि एक प्रोसीजर के तरफ जाए, एंड प्लस उसका जो आउटकम है जाकर लैप्रोस्कोपी करा लेना एक छोटी बात नहीं है। आपका ट्यूब डैमेज भी हो सकता है। तो ऐसे हमारे पास कई कपल्स आए हैं, लेकिन उसमें से एक ऐसा मिराकुलस कपल था जो सऊदी से था, एंड उनके दोनों के दोनों ट्यूब्स ब्लॉक थे, एंड वो लोग लैप्रोस्कोपी के लिए रिलक्टेंट थे, नहीं जाना चाह रहे थे। जी, दे वेंट फॉर लैप्रोस्कोपी, राइट? लैप्रोस्कोपी नहीं, डायरेक्टली दे वर टोल्ड IVF। फॉर IVF। ओके, तो इतना ब्लॉकेज था उनको कि डायरेक्टली उनको सजेस्ट किया कि डायरेक्टली IVF के लिए जाइए आप, तो वो नहीं जाना चाह रहे थे। एंड हमारे पास आए, उनके पीरियड्स भी बंद हो चुके थे उसकी वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से। हमारे पास आए एंड कुछ ही महीने में, मतलब 1-2 महीने में उनका पीरियड रिवाइव हो गया, एंड 45 डेज में 45 नहीं, आफ्टर 2 months 45 days। ओके, सॉरी अगेन, ओके। सो 45 डेज में जब उन्होंने टेस्ट किया तो वो कंसीव हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है कि ट्यूब नेचुरली ओपन हो गया, तभी जाके उन्होंने कंसेप्शन हो गया उनको। जी बिल्कुल। मैम, पीरियड अगर हमेशा रेगुलर नहीं रहता है तो क्या हार्मोन पिल्स ही लेना ज़रूरी होता है अगर पीरियड्स बंद हो जाए या रेगुलर ना हो, तो या इसके अलावा भी कोई और रास्ता होता है? तो देखिए, पीरियड रेगुलर करने के लिए अगर आप पिल पे डिपेंड होना चाहते हैं तो पहले सवाल ये आना चाहिए कि ये पिल मैं कब तक लूँगी। जी, लाइक अभी ये मंथ पीरियड नहीं है, आपने पीरियड पिल ले लिया, पीरियड आ जाएगा, व्हाट अबाउट नेक्स्ट मंथ? बिल्कुल, क्या करेंगे उसके बाद? फिर से पिल खानी पड़ेगी, पिल लेना होगा। जी, फिर उसके बाद उसके मंथ का क्या? जी, अगले महीने का क्या? तो ये सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी बॉडी, जो ये खुद बंद कर दिया है पीरियड लाना, वो फिर से रिवाइव हो जाए और फिर से नेचुरली पीरियड आ जाए रेगुलरली। तो पीरियड में पिल खाना और इंड्यूस करना, इट इज़ नोन एज पिल इंड्यूस पीरियड, फॉल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे उसको। अगर आप कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो जब फॉल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो जाहिर सी बात है कंसेप्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एग क्वालिटी एंड जो एग का जो नेचर होता है नेचुरल कंसेप्शन के लिए, वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हम जो लेके आते हैं पिल्स के थ्रू, वो अचीव नहीं हो पाता। तो ऐसे कई सारे क्लाइंट्स हमारे पास आए हैं जिसके पीरियड्स अब्रप्टली बंद हो गए थे एंड कम्प्लीटली शट डाउन हो गए थे, एंड बस 1 साल के ऊपर हो गया था, एंड वो हमारे पास आए ज्वाइन के। किसी का तो 1 महीने में नेचुरल पीरियड आ गया, किसी के 45 डेज में आ गए, किसी के 3 months में आ गए। तो हर एक का बॉडी अलग है, तो हर एक का टाइम अलग होगा। पेशेंस, कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो हम हमारे क्लाइंट्स को यही समझाते हैं कि आप जब भी हमारे पास आते हो या फिर कोई भी होलिस्टिक अप्रोच आप अपनाते हो तो पेशेंस रखना ज़रूरी है, डेस्परेट मत होइए आप। एंड जैसे जैसे आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते जाएंगे एंड इन बिटवीन आप देखेंगे कि हाउ ब्यूटिफुल यू आर फीलिंग। आपके स्किन में चेंजेस आएंगे, आपका जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से जो काफ़ी औरतों में चिड़चिड़ापन बहुत हो गया है, एंजाइटी इश्यूज, एंगर इश्यूज, फिर जो है ग्रेइंग हेयर हो गया है, एक्ने, हेयर फॉल, फेशियल हेयर, ये सारे फीचर्स हैं, ये सारे आप देखेंगे कि कम होते रहेंगे एंड एट द एंड यू विल अचीव कि आपके पीरियड भी रेगुलर हो जाएंगे एंड मीनवाइल होपफुली यू विल कंसीव। बिल्कुल। ये देखने में आता है कि जो कपल्स कंसीव नहीं कर पाते हैं उनका इमोशनल कनेक्शन बिल्कुल टूट जाता है। तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगी कि आप कैसे उनको गाइड करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं? जी,
तो ये जैसा मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि इमोशनल कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल, राइट? चाहे वो प्रॉब्लम वाइफ में रहने दीजिए, चाहे वो प्रॉब्लम हस्बैंड में रहने दीजिए, जी, या चाहे दोनों में रहने दीजिए, जी। तो जो भी है, अब अभी अगर मैं पहले बात करूं कि जेंट्स में जब ये प्रॉब्लम होती है वो बहुत इमोशनली डाउन हो जाते हैं, वो किसी से एक्सप्रेस नहीं करते, इवन वाइफ को भी नहीं बताते, लेकिन अंदर ही अंदर गिल्ट फील करते हैं वो इस बात का। तो वो गिल्ट से की वजह से वो लोग सही से रिलेशनशिप नहीं रख पाते, जी। उनको लगता है कि वो खरीद जाएंगे, उनको इरेक्शन प्रॉब्लम आ जाएगी, वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो वो अपने ऊपर ही सारा इल्जाम लेंगे। वही बात अगर वाइफ की करें तो वाइफ के केस में जो प्रॉब्लम्स आते हैं यूजुअली वो ये आते हैं कि मेरी अगर नहीं होगा, बच्चे नहीं होंगे तो क्या वो दूसरी शादी कर लेगा, जी, राइट? तो डिवोर्स हो जाएगा, इन-लॉज परेशान करेंगे, सारे लोग बोल रहे हैं मेरे से बाद जो जिसकी शादी हुई है वो लोग को बच्चे हैं, मुझे नहीं है, तो ये सारा स्ट्रेस क्रिएट होगा, एंड ये सारे स्ट्रेस की वजह से दोनों के रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, जी, राइट? तो इसको हम लोग को ठीक करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो उसके लिए पहले अंदर दोनों के अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा कि आप लोग अचीव कर सकते हो। आपकी जो प्रॉब्लम है, बिल्कुल, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम थी और अभी नहीं है, तो ये सारे चीजों से हम लोग, हमारे पास बहुत सारे सेशंस होते हैं, संडे सेशंस होते हैं, मोटिवेशनल सेशंस, प्लस वो लोग को इंडिविजुअली अलग से कंसल्टेशंस होते हैं। तो ये सारे चीजों में हम लोग उनको काउंसलिंग करते हैं, इंडिविजुअल, एज ए कपल, एज एन इंडिविजुअल, दोनों चीज की काउंसलिंग करते हैं। प्लस देखा गया है कि हमारे प्रोग्राम में जब भी आते हैं तो विद इन फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स वो लोग फिजिकली भी चेंजेस महसूस करते हैं, ताकि इमोशनली भी करते हैं। जी, आपने वही अभी गिल्ट की बात की, तो अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो देखने में आता है कि ये गिल्ट फीमेल को ज़्यादा होता है, तो क्या आपने ये देखा है कि मेल को भी इस तरह का कोई गिल्ट होता है, और फिर उसके लिए आप क्या करते हैं? जी, जैसे मैं आपको बताया अभी कि मेल में भी होता है गिल्ट, जी जी। तो हमारे जितने भी एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट्स हैं वो और या लो स्पर्म काउंट के पेशेंट्स हैं, मॉर्फोलॉजी के पेशेंट्स हैं, तो ये सारे पेशेंट्स यूजुअली अंदर ही अंदर सोचते हैं कि मेरी वजह से हो नहीं पा रहा है, जी। और हमारे रिलीजन में अगर देखें तो डोनार वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो जा ही नहीं सकते डोनार में, तो उसके लिए वो लोग अंदर ही अंदर ये महसूस करते हैं कि मेरी वजह से मेरी जनरेशन बढ़ नहीं पा रहा है आगे। और ये बात वो वाइफ, मतलब अपने पेरेंट्स को छोड़िए, अपनी वाइफ को तक क्लियरली नहीं बताती, तो इसके लिए उनको अलग से काउंसलिंग करनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम है, एक पेशेंट्स के साथ हैंडल करना है, तो उनकी काउंसलिंग अलग होती है, और उनके साथ हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं और उनको बताते हैं कि कैसे इसको ओवरकम किया जाए। तो मेजरली इरेक्शन का प्रॉब्लम है तो ये भी साइकोलॉजिकल हो सकता है, तो अगर ये काउंसलिंग से ही कितने की 30 to 40% केसेस हम सॉल्व कर देते हैं, right? तो दिस इज वेरी हेल्पफुल। हाँ, अगर आपका इन शॉर्ट जवाब दो तो मेल को भी बहुत ज्यादा गिल्ट होता है, और वो चीज की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस वो गो थ्रू करते हैं अपनी लाइफ में, एक्सप्रेस नहीं करते ज्यादातर। जी, आपने अभी बताया कि आप मोटिवेशन वगैरह भी उसके लिए देते हैं, तो वही मैं जानना चाह रही थी डिटेल में कि आप कैसे इमोशनली, क्योंकि फिजिकली आप करते हैं लेकिन क्या आप इमोशनली भी उनके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए इस तरह का कुछ काम करते हैं, तो डिटेल में मैं जानना चाहूँगी उस बारे में। तो इस बारे में हम लोग संडे, जैसे मैं आपको बताया, सेशंस लेते हैं। सेशंस में ऐसे रहते हैं कि एवरीडे वर्क, आपको कैसे रहना है वाइफ के साथ, वाइफ को हस्बैंड के साथ कैसे रहना है, अच्छा। तो वो एक स्टेप में कि अभी एक्सप्रेस कितना कर रहे हो आप, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपका नेचर कैसा है, तो कैसे रहना है, और फिजिकली साथ में वर्कआउट करना है या फिजिकली आपको कोई तोहफा लाके देना है, ऐसे कपल का एक डेडिकेटेड सेशंस भी लेते हैं हम लोग हमारे इंटरनल पेशेंट्स के लिए। तो वो सेशंस स्पेसिफिकली कि कैसे रहना है, एक दूसरे के साथ क्या करना है, कैसे आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ये सारे चीजें आपको सिखाएंगे प्रॉपरली। जी जी, यहाँ पे हम ये भी सिखाते हैं कि स्पीक आउट, आप जो भी फील कर रहे हो, चाहे मेल जो ईगोइज्म है अंदर, मेल्स में काफ़ी हद तक ईगो होता है, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते,
जी। अपनी वाइफ के सामने। तो हम ये सिखाते हैं कि आप एक्सप्रेस करो, वाइफ के सामने नहीं तो किसके सामने करोगे। तो वाइफ के सामने एक्सप्रेस करिए, एंड वाइफ है हस्बैंड के सामने एक्सप्रेस करिए, एंड बोथ ऑफ देम शुड कम्युनिकेट। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे तभी जाके एक प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल पाएगा। एंड जैसे हम ये इनको सिखाते हैं, दे आर डूइंग इट वेरी ब्यूटिफुली। एंड उनको कुछ हम गोल सेटिंग बताते हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना सिखाते हैं। तो इन सारे चीज़ें जब ये स्टेप ये अपने लाइफ में लेकर आते हैं तो दे सी, हमने देखा है कि उन लोगों की लाइफ बहुत बेहतरीन हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ये भी देखने में आता है कि जो होम्योपैथी है, यूनानी है या आयुर्वेद है, इनके भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि फिर आपका जो होलिस्टिक फर्टिलिटी अप्रोच है वो किस तरह से अलग है इन सब से? जी, तो देखिए, वेरी सिंपल, वेरी नाइस थिंग, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, दे आर डूइंग इट वेरी ग्रेट। जी जी, वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो जब हम लोग देखें आजकल के डिजीजेस को, जब हम लोग देखते हैं ना, रिव्यू करते हैं, तो सारे के सारे मैक्सिमम डिजीजेस अगर आप नाम दे दें, पीसीओडी, जी, इरेगुलर पीरियड्स, हाँ जी, लो स्पर्म काउंट, ये सारे डिजीजेस किस लिए हो रहे हैं मैम? ये है लाइफस्टाइल डिजीजेस बोलते हैं इसको, ओके, राइट? तो लाइफस्टाइल का बहुत रोल प्ले होता है इसके अंदर। तो ये जो मेडिसिन्स हैं, ये जो भी नाम दिया है, नो डाउट कि वो उसके अंदर साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन यू आर कॉलिंग इट मेडिसिन, आप नाम दे रहे हो मेडिसिन। और मेडिसिन का मतलब आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफस्टाइल जैसी भी हो, मैं ये खा लूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये जो सोच है अपनी, बहुत गलत सोच है। ओके। तो जब तक के किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, वो वजह को अगर हम लोग खत्म नहीं कर सकते, वो वजह पे अगर हम लोग काम नहीं कर सकते, और हम लोग एक शॉर्टकट की ओर देख रहे हैं कि हमें कोई दवा मिल जाए, हम लोग खा लेंगे और हम लोग ठीक हो जाएंगे, ये आ गए, कोई दवा ले लिया आयुर्वेदा से, फिर स्पर्म वापस आ जाएंगे और मैं कंसीव कर पाऊंगा अपनी वाइफ को, राइट? पीसीओडी में है, कोई आयुर्वेदिक दवाइयां ले लिया, मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए, तो ये दवाई आपकी टेम्पररी काम कर पाएगी। जैसे ये सिम्टम्स पे काम करती है आयुर्वेदिक की दवाई, एलोपैथी की दवाई, जो मेडिसिन आप लेते हो, जैसे ये सिम्टम्स पे काम करते हैं, वैसे ही आयुर्वेदा, होम्योपैथी भी, जब तक दवाई ले रहे हो आपके पीरियड रेगुलर रहेंगे, जैसे ही आप दवाई छोड़ोगे फिर से आपके पीरियड इरेगुलर होना शुरू होंगे, क्योंकि आपने एक्चुअल रूट कॉज पे काम नहीं किया है। बिल्कुल। तो रूट कॉज पे जब काम करेंगे तो हमारे जो फर्टिलिटी प्रोग्राम में करते हैं हम लोग, वो जड़ पे काम करते हैं कि किस वजह से हो रहा है, इन्फ्लेमेशन से हो रहा है, क्यों आ रहा है इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर, वो वजह को खत्म करते हैं, राइट? जैसे कि मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ मैम, कि एक्वेरियम लाके आपने घर पे रखा, जी, राइट? तो एक्वेरियम में आपने मछली को रखा, रोज खाना डाल रहे हो उसको, जी, लेकिन आपने पानी चेंज करने के बारे में सोचा नहीं उसको, ठीक है? तो आप पानी चेंज बिना करे 6 महीने हो गए, तो गंदे पानी की वजह से बीमार हो जाएगी वो। बिल्कुल। तो आप वो मछली को निकाले और डॉक्टर के पास लेके गए। तो चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, होम्योपैथी डॉक्टर हो, या कोई भी डॉक्टर, आपने उसको दिखाया, दवाई दी, तो उसको वो देखा कि अरे इसको बुखार है, कुछ तबीयत खराब है, ये दवाई ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। वापस लाया, वही पानी में आपने डाल दिया उसको। तो सेम चीज, चाहे उसके साइड इफेक्ट हो दवाई के या ना हो, एक्चुअल पानी की प्रॉब्लम, नो डाउट कल से आपका खाना खाना शुरू कर देगी मछली। बिल्कुल। लेकिन क्या वो जिस वजह से प्रॉब्लम थी वो आपने सॉल्व किया उसको? नहीं किया। यही प्रॉब्लम है कि रूट कॉज पे काम करें। तो रही बात होम्योपैथी या आयुर्वेदिक, ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जो खुद होम्योपैथी एंड आयुर्वेदिक डॉक्टर कपल्स हैं हमारे, जो हमारे पास आए हैं एक लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए। क्योंकि एक गुजरात के डॉक्टर हैं, उनका प्रॉब्लम था कि ऑलमोस्ट 3 साल हो गए थे शादी को, जी। वो 2 साल होम्योपैथी ड्रग दिए अपनी वाइफ को, डिस्पाइट ऑफ दैट वो नहीं हुआ कुछ भी सक्सेस, तो उसके बाद आईवीएफ को भी गए, आईवीएफ भी सक्सेस नहीं हुआ, तो फिर हमारे पास आए एंड 6.5 मंथ में वो लोग कंसीव करे। जी। मैं आपसे वही जानना चाह रही थी कि डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई होप नहीं, अगर आईवीएफ भी फेल हो जाता है तो उसके बाद भी क्या नेचुरली कंसीव करना पॉसिबल होता है? अगर डॉक्टर ने नो होप कह दिया है और आईवीएफ फेल हो गया है तो? यहाँ पे एक अच्छी बात करना चाह रहा हूँ जी। डॉक्टर्स जहाँ पे नो होप बोलते हैं जी, वहीं से हील 360 का होप शुरू होता है जी, जी। तो द रीजन बीइंग कि सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं चाहिए। जब तक अगर इंसान में सांस चल रही है, जान है और होप है,
और आपके पीरियड आ रहे हैं, आपका एज है राइट, आपको लग रहा है थोड़ा भी होप है आपको, तो डेफिनेटली हील 360 कैन हेल्प यू। वो इसीलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि आईवीएफ जब भी मैं बोलूं तो आईवीएफ में करते क्या है, आईवीएफ में करते हैं आपका एग लेंगे, हस्बैंड का स्पर्म लेंगे, दोनों का एम्ब्रियो बनाएंगे, ठीक है। दोनों का एम्ब्रियो बनाने के बाद एक टाइम के बाद आपके अंदर डालेंगे एंड इट हैज टू ग्रो, राइट। तो कुछ बाहर से बेबी करके आपको दे रहे हैं नहीं, कहाँ पे ग्रो कर रहा है, आपकी के बॉडी, वही बॉडी में जहाँ पे पीसीओडी है, वही बॉडी में जहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस है, वही बॉडी में जहाँ पे आपको मल्टीपल हार्मोनल इश्यूज हैं, वहीं पे उसको ग्रो करना है 9 महीने तक। दैट एग्जैक्टली इज द रीजन आईवीएफ ज्यादातर फेल हो रहे हैं। तो आपका प्रॉब्लम जो है लो स्पर्म काउंट, इरेक्शन इश्यूज, ये सारे वैसे ही रहेंगे, जीरो स्पर्म वैसे ही रहेगा, राइट। वाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है वो जैसे के वैसे रहेंगे, वो सिर्फ अंडा निकालेंगे, ये दोनों को मिलाएंगे, डाल देंगे, तो आपकी इश्यू कब सॉल्व होगी, और वो 9 महीने तक लेके जाएगा इसकी भी गारंटी नहीं है, इसीलिए मिसकैरेजेस भी ज्यादा, फेलियर्स भी आईवीएफ में इसीलिए। करेक्ट। तो अपना पहला काम है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी को आप कंप्लीटली छोड़ दीजिए, दैट्स अ लास्ट रिजॉर्ट, ऑलवेज दैट इज द लास्ट ऑप्शन वी नीड टू कीप, राइट। क्योंकि फिजिकली भी अगर आप देख लें तो वाइफ को बहुत सारा तकलीफ उठानी पड़ती है, चाहे हस्बैंड को कितनी भी प्रॉब्लम रहने दीजिए, एज़ोस्पर्मिया रहने दीजिए, कुछ भी बड़ी प्रॉब्लम है, वाइफ को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे सफर कौन कर रहा है आईवीएफ में, वाइफ। बिल्कुल। तो ये क्या जायज है, सही चीज है, गलत है, राइट। तो प्रॉब्लम है हस्बैंड को पूरा का पूरा 20 गोली लेना पड़ता है, मेडिसिन 20 मेडिसिन पर डे, इंजेक्शन लेनी पड़ते हैं, मेंटल के साथ साथ फिजिकल ट्रॉमा भी होता है, बिल्कुल। तो ये सारे चीजें करने से पहले आपको अपनी बॉडी को ठीक करने का सारे ऑप्शंस ट्राई करने चाहिए जी। एक्सट्रीम केसेस में जब नहीं हो रहा है तो ठीक है, लास्ट रिजॉर्ट आईवीएफ, ऑलवेज टेक्नोलॉजी है अपने पास, तो कभी भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। मैम आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जो हील 360 है, इसका यूनिक फीचर क्या है और आईवीएफ से ये कैसे अलग है? ओके, तो हील 360 और आईवीएफ में जो अंतर है वो यही है कि आईवीएफ में जब आप जाते हैं जी, तो वहाँ पे आपका इंटरनल जो रूट कॉज होता है उसको करेक्ट नहीं किया जाता। जैसे कि आईवीएफ में होता क्या है, जो एम्ब्रियो होता है वो आपकी बॉडी में इम्प्लांट करेंगे, जो प्रॉब्लम है जैसे कि पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूबल ब्लॉकेज, इन्फ्लामेशन या फिर आपका हाई स्ट्रेस, इसको एड्रेस नहीं किया जाता एंड बिना एड्रेस करे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उसमें तो लाजमी है कि वो इम्प्लांट होगा या नहीं होगा, फिर अगर इम्प्लांट हो भी जाएगा तो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होगी या नहीं, एंड बच्चा कितना अच्छा होगा, ये सारा क्वेश्चन मार्क होगा। बट हील 360 में हम ये करते हैं कि आपके जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं हम उसको रूट कॉज से सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपका पीसीओएस है, इरेगुलर साइकिल्स है, पहले हम साइकिल्स को रेगुलेट करेंगे, एंड जो एंडोमेट्रियोसिस है, जो इन्फ्लेमेशन है, पहले हम उसको कम करेंगे। आपका स्ट्रेस पहले हम डाउन करेंगे, एग का क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, स्पर्म का क्वालिटी इंप्रूव करेंगे। जब एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बन जाएगा बॉडी का, देखिए जब भी हम कुछ एक सीड डालते हैं तो एक अच्छे सॉइल में डालेंगे, नरिशमेंट करेंगे, सनलाइट देंगे प्रॉपर, तभी जाके वो बीज एक अच्छे पौधे में ट्रांसफॉर्म होगा। मान लीजिए कि अगर वो सीड आप कहीं दूसरी जगह डालें, बंजर ज़मीन में डालें, पानी नहीं डालेंगे, सनलाइट नहीं देंगे, तो क्या वो ग्रो हो पाएगा? ऐसे ही हम हील 360 में करते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका बॉडी क्लीनिंग होगा, फिर आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिर आपका रिलेशनशिप बिल्डअप होगा। हर कई एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे हम क्लियर आउट करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आईवीएफ फेल जिसका होता है, जैसे हम रिसेंटली हमारे पास एक केस आया है, 40+ एज है एंड उन्होंने 5 IUI + 4 IVF साइकिल्स किए रिपीटेड, एंड उन लोग को निराश हो गए वो लोग, एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आए। फिर हमारे पास ज्वाइन किए एंड विद इन जस्ट 3 months दे कंसीव्ड, क्योंकि हमने होलिस्टिकली ये सारे चीज़ों को करेक्ट किया है। ठीक है, कई सारे ऐसे भी लोग हैं हमारे पास जो IVF के लिए जाने वाले हैं, जिसका नेचुरल नहीं हो सकता, क्लिप होके है आपके ट्यूब्स, तो जाहिर सी बात है आपका नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी बॉडी को नरिशमेंट होना ज़रूरी है। तो वैसे लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो अगर इनके पॉइंट पे थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, जो पेशेंट की ये बात कर रहे हैं, जो कि 4 IVF फेल्ड हैं और 5 IUI फेल्ड हैं और 12 साल से ट्राई कर रहे हैं,
12 years ऑफ मैरिज, एंड सिर्फ 3 महीने की बॉडी की ट्यूनिंग में उनको सक्सेस हुआ, हार्ट बीट भी आ गई अभी। सो नाइस। बहुत अच्छी बात कही आपने। आप दोनों का विजन क्या है, और इनफर्टिलिटी के लिए आप क्या सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे एजुकेट करना चाहेंगे सोसाइटी को? तो सबसे पहली बात मैम, देखिए ये जितने भी पॉडकास्ट हम लोग करते हैं, यूट्यूब वीडियो के थ्रू करते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू करते हैं, हम लोग बुक्स लिखते हैं, ये सारे चीजें हम लोग यही एजुकेट करना चाहते हैं कि आपकी बॉडी भगवान ने बनाई है, ऊपर वाले ने बनाई है, राइट? तो इसमें इतना पावर है, ये मशीन नहीं है बिल्कुल कि आप कोई एक स्पेसिफिक टाइप में चलने के लिए आप कह दें और वैसे ही चले। ये मशीन नहीं है, तो बॉडी है, ऊपर वाले ने बनाई है, तो इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसको ठीक करने के लिए आप काम करें, आप इमोशनली, फिजिकली, एवरी पॉइंट से आप इसको काम करें, और ऐसा कोई प्रॉब्लम हमने नहीं देखा अभी तक जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते नेचुरल वे में जी। ठीक है, तो हम लोग यही एजुकेट करना चाहते हैं कि आप कितना भी टाइम हो गया हो आपका, आप ये जर्नी शुरू करके, आपकी कोई भी एज हो, आपका मेनोपॉज आने से पहले अगर आप ये चीज में ज्वाइन हुए, तो नेचुरली हमने देखा है कि मिरेकल्स हो रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो हम ये एजुकेट करना चाहते हैं ताकि बहुत सारे लोग क्या है, पहले ही निराश हो रहे हैं और निराश होके गलत स्टेप उठा ले रहे हैं, राइट? डिवोर्सेस हो रहे हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे डिवोर्सेस, रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, लोग अपना घर बेच दे रहे हैं आईवीएफ का ट्रीटमेंट करने के लिए, राइट? तो ड्रास्टिक चीजें दिख रही है एनवायरनमेंट में। हम लोग चाह रहे हैं कि ये दुनिया में ये चीजों की वजह से फर्टिलिटी, जो कि वेरी बेसिक है, जो भी कपल शादी करता है ना, तो उसके लिए बहुत पहली चीज होती है कि बच्चे होते हैं, तो उसमें जो डिफिकल्टी आ रही है उसको हम लोग आसान कैसे करें। तो हर घर में रीच करना चाहते हैं, जहां पर भी प्रॉब्लम है वहां पे रीच करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप जाइए बड़े ट्रीटमेंट, लेकिन पहले ये चीज कोशिश करिए, ट्राई करिए, उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आप जाके अपना इलाज बड़े हॉस्पिटल्स में करवा सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर आप रीच करेंगे। मैम आपसे मेरा लास्ट सवाल है कि अगर कोई फीमेल हमारा ये पॉडकास्ट सुन रही है और कोई कपल है, उन्हें हर तरह से फेल कहा गया है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनके लिए क्या मैसेज होगा? जी, जैसे कि इन्होंने बताया था कि जहाँ पे आपका होप ख़त्म हो जाए, डॉक्टर्स आपको बोल दें, लोग आपको बोल दें, या फिर आप खुद भी अपने में एक बिलीव ला लो कि अब नहीं होने वाला है, तो वहाँ से हमारा हील 360 स्टार्ट होता है। जी, होप इज़ द सीड ऑफ एवरीथिंग। जब तक उम्मीद बाकी है, ये दुनिया टिकी हुई है होप के ऊपर। तो जब तक आप में होप है, जब तक आप सांस ले रही हो, जब तक कि आप में एक कॉन्फिडेंस है कि ज़रूर मैं एक लाइफ को क्रिएट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, डेफिनेटली। क्योंकि देखिए दोनों में बराबर हो रहे हैं केसेस, वी कैन नॉट ब्लेम विमेन अलोन। तो दोनों में बराबर हो रहे हैं, और जब तक कि आप लोग सोचेंगे कि हम दोनों मिलकर इस चीज़ से उभर जाएंगे और हमारी फैमिली बिल्डअप होगी, डेफिनेटली आप लोग कंसीव कर सकते हो। और हमारा जो प्रोग्राम है वो आपको 200% सपोर्ट देता है। बिल्कुल, हमारा जो एम है, हमारा जो मिशन है, पैशन है, हमारा बिजनेस भी है, लेकिन वो एक पैशन है, एक मिशन है कि हम मैक्सिमम लोगों तक रीच करें जो इनफर्टिलिटी की वजह से जूझ रहे हैं, एंड जिसका फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, तो हम ये चीज़ को ठीक करने वाले। तो मैं एक ही होप देना चाहूँगी आपको, डेफिनेटली आप लोग कंसीव कर सकते हैं जब तक कि आप लोग होप रखें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और इतनी पॉजिटिव बातें बताने के लिए। तो उम्मीद है कि आज का जो पॉडकास्ट है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, उपयोगी लगा होगा, और उम्मीद की एक किरण भी जितने भी कपल्स देख रहे हैं उनको ज़रूर दिखाई दी होगी। तो यदि आप रेडियो अड्डा पर नए हैं, हमसे जुड़े हैं, तो प्लीज़ हमें फॉलो कीजिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिए रेडियो अड्डा। थैंक यू।